आज के क्लास में देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री। ठीक है, 12th केमिस्ट्री का 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का हम करा दिए हैं। ठीक है, फिजिक्स का हो चुका है 20 को सब्जेक्टिव, अब केमिस्ट्री का 20 को सब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, और 20 को जितना भी अभी सब्जेक्ट कराएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको जितना भी अभी लिखाएंगे सब अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, VVI एकदम से, प्रासरण दाब क्या है, इस टाइप से पूछेगा, या फिर प्रासरण दाब को परिभाषित करें, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जितना भी टाइप का पूछेगा लेकिन यही लिखना है। ठीक है, हम पहले ही बोल देते हैं और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिए, यदि किसी विलयन को विलायक से एक अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाए तो विलायक को विलयन में प्रवेश करने से रोकने तथा साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए विलयन पर न्यूनतम दाब आरोपित करना पड़ता है। तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे विलयन का प्रासरण दाब कहेंगे। ठीक है, प्रासरण दाब, उसे उस विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2024 के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, किसे कहते हैं, परिभाषित करें, या फिर कुछ भी रहे। ठीक है, परिभाषा में ये लिखना है, विद्युत अपघट्य विलयन में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त अथवा विक्षेपित पदार्थों की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, कहलाती है या फिर कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दिखाई देगा अच्छे से। विद्युत अपघट्य विलयन में एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने से इलेक्ट्रॉन पर मुक्त अथवा विक्षेपित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष को परिभाषित करें। ठीक है, इस टाइप से पूछा जाएगा, तो उसमें लिखेगा, वैसे अवयव जिसमें धनायन और ऋणायन की कमी या अधिकता के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष वैसे अवयव जिसमें धनायन और ऋणायन की कमी या अधिकता के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे ही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आइए 5वां नंबर पे। 5वां नंबर हम फिजिक्स में भी बोले थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, जिसका नाम है डोपेंट। ठीक है, अब देखिए डोपेंट का परिभाषा लिखिए, डोपेंट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अर्धचालक में मिलाने से विद्युत धारा का चालन होता है, इसे क्या कहते हैं, डोपेंट या अपमिश्रण भी कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 में 2 नंबर जरूर दे देगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट 6 नंबर है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक हर साल पूछा जाएगा। ठीक है, हर साल पूछा जाता है, ये पूछ देगा तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो कभी ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये दोनों
हर साल लगभग में रिपीट करता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ सबसे पहले देख लेते हैं, देख लीजिए, लिखिए। जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है तो उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में ये सब लिख लीजिएगा। और वहीं अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात आए तो उसमें लिखिएगा, जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि अनुचुंबकीय कहने का मतलब है कि ये क्या होगा? आकर्षित होगा। जब कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होगा? आकर्षित होगा तो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। अगर वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित हो जाता है तो हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट है समन्वय संख्या। देखिए, समन्वय संख्या कहो या फिर उपसहसंयोजक संख्या कहो, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक नाम रहेगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों नाम आप लोग लिख लो, समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजक संख्या। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है, किसी क्रिस्टल में एक अणु, परमाणु या आयन जितने गोले से घिरे रहते हैं उस गोलों की संख्या को समन्वय संख्या कहेंगे। ठीक है, देखिए, एक परमाणु या अणु जितने गोलों से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है, उस गोले की संख्या को ही क्या कहेंगे? समन्वय संख्या या फिर उपसहसंयोजक संख्या। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज को परिभाषित करें। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, किसी विलयन में एक अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव की मोल संख्या तथा विलयन की मोल संख्या का अनुपात होता है। देखिए, मोल संख्या निकालने के लिए ये द्रव्यमान बटे अनुभार, इस टाइप से पूरा अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि नॉमरिकल आता है। ठीक है, नॉमरिकल मोल प्रभाज का निकालने के लिए आता है। ठीक है, जैसे कि 25 ग्राम NaCl की मोल संख्या ज्ञात करें, इस टाइप से जो क्वेश्चन है इस टाइप से निकालने के लिए बताएंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, डिटेल से जानेंगे। चलिए अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरता। ठीक है, मोलरता देखिए किसे कहेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता का देख लीजिए, ये होता है फॉर्मूला, विलय की मोल बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक और आ जाता है इसी में, मोललता। आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा, मोलरता और मोललता दोनों दो है। ठीक है, मोललता देख लीजिए, कह रहा है 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब मोललता बराबर होता है विलय की मोल संख्या बटे विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा जो होगा वो किलोग्राम में यानी कि kg में होगा। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब आ जाता है आपका नेक्स्ट, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसे कहते हैं? हेनरी का नियम लिखें। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा तो आप लोग उसके बारे में उतना नहीं लिखिएगा। ये किसी गैस में द्रव के विलयता का अध्ययन हेनरी ने किया, ये लिख ले देते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप इतना याद नहीं होता है, ठीक है, इतना याद नहीं होता है तो आप लोग लिखिएगा डायरेक्ट हेनरी का नियम में, इस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर गैस की विलायक की विलयता उनके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर गैस के विलायक की विलयता उनके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, उसे कहते हैं हेनरी का नियम। यही है हेनरी का नियम। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट है आदर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, और आदर्श विलयन के गुण भी आता है, लेकिन उसको अभी छोड़िए और इसको देखिए। एक होता है आदर्श विलयन, एक होता है अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन समझ जाइएगा तो अनादर्श विलयन भी समझ जाइएगा।
तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श विलयन। कह रहा है वैसा विलयन जो सभी सांद्रणों एवं तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए आदर्श विलयन का एग्जाम्पल में भी दे दी है, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट आपका अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म कितना होता है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म कितना होता है। ठीक है, और अनुसंख्य गुणधर्म से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आएगा और सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अनुसंख्य गुणधर्म को परिभाषित करें किसे कहते हैं। तो उसमें लिखिएगा किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में वर्तमान कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलयन में वर्तमान कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे सहजात गुणधर्म या फिर अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म का कितना नाम होता है, 2 नाम, एक तो अनुसंख्य गुणधर्म और दूसरा किसे कहते हैं, सहजात गुणधर्म। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ जाता है सहजात गुणधर्म किसे कहते हैं तो मान लीजिएगा क्या यही क्वेश्चन है अनुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, इसलिए दोनों नाम लिख लीजिए। हम कई क्वेश्चन जितना भी देते हैं उसमें 2 नाम, जितना नाम रहता है सब बता देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रतिलोम प्रासरण। ठीक है, यह भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन और इसका आंसर लिखिए। कह रहा है सांद्र जलीय विलयन के परिसारक दाब से अधिक दाब लगाकर इसके विलायक को अर्धप्रागम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होने की प्रक्रिया को प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं, यानी कि कहा जाता है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और है, इसको भी लिख लीजिए। 20 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 20 से 22। चलिए नेक्स्ट है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछेगा ही। ठीक है, तो लिखिए एक साइड अधिशोषण एक साइड अवशोषण। इसमें लिखिएगा पहले अधिशोषण में। अधिशोषण एक बाहरी सतह पर होने वाली प्रक्रिया है और अवशोषण किसी ठोस या द्रव के आंतरिक भागों में होता है। 2 नंबर में लिखिएगा अधिशोषण में साम्य शीघ्रता से हो जाता है और अवशोषण में साम्य शीघ्रता से स्थापित नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक साइड भौतिक अधिशोषण, एक साइड रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो लिखिए यह उत्क्रमणीय घटना है और रासायनिक अधिशोषण यह अनुत्क्रमणीय घटना है। 2 नंबर यह निम्न ताप पर होता है और रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर होता है। ठीक है, अब एक बहुत ही आसान 3 ही लिखना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और लास्ट में लिख देना है इसमें बहुआण्विक परत होता है और इसमें एकल आणविक परत होता है। ठीक है, 4 लिखना है तो लिख दे सकते हैं, लेकिन 3 लिखिएगा तो फुल में फुल मार्क्स, या फिर 4 लिख दीजिएगा तो उसमें भी फुल में फुल मार्क्स देगा ही। ठीक है, कम से कम 3 होना चाहिए और 3 हम एक लाइन वाला बताएं ताकि आप लोग लिख सके, याद कर सके। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक एक होता है उत्प्रेरण। ठीक है, इसलिए अभी इसमें उत्प्रेरक के बारे में जानेंगे और दूसरे वीडियो जब लाएंगे केमिस्ट्री का उसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 40-50 क्वेश्चन हम कुल मिला के देंगे। ठीक है, तो उसमें उत्प्रेरण के बारे में बताएंगे। तो लिखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसके वेग को घटाते बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, बढ़ाते रहते हैं जिसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसके वेग को घटाते बढ़ाते रहते हैं उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक।
डिटेल्स हम इसमें नहीं दिए हैं क्योंकि इतना ही याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाता है विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है जो विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, 2 में 2 नंबर फिक्स है। और आगे लिखना चाहते हैं तो इस सेल के अंदर 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है और दोनों का नाम लिख सकते हैं। और इस वीडियो में हम दोनों का नाम नहीं लिखे हैं। अगर दोनों का नाम लिख देंगे तो वो इस टाइप से फिर उसका परिभाषा देना होगा। एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अवकरण। ठीक है, तो वो देखेंगे, अगर वो देखेंगे पहले हम क्वेश्चन बैंक में उसको देखेंगे, अगर डिटेल्स से पूछा होगा तो उसको हम बता देंगे। ठीक है, और लास्ट आ जाता है आपका कोलराउस का नियम। ठीक है, तो चलिए कोलराउस का नियम लिखिए। अनंत तनुता पर जब समस्त विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तब विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उसके धनायन और ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कोलराउस का नियम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।